Hello students, in this video we are going to start chapter number 9, internal trade. So let's start with the introduction. Trade means an exchange of goods or services in return of goods or services or money. The objective of trade is to get profit by providing goods and services to the customer. Generally trade क्या है? Exchange of goods or services in return of goods, सर्विस और मनी. गुड्स का एक्सचेंज होता है विथ द रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, या तो गुड्स के बदले सर्विसेज, या तो गुड्स के बदले मनी. ऐसा जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं ट्रेड. मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड टू गेट प्रॉफिट. ट्रेड कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. व्हेन सच transaction take place among different areas, territories or the states in the geographical boundaries of a country, it is called internal trade. इसी तरह के ट्रांजेक्शन अगर अलग अलग एरिया के बीच में हो, अलग अलग टेरिटरी के बीच में हो, या तो फिर स्टेट के बीच में हो, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री यानी कि एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट के बीच में अगर ऐसे ट्रांजेक्शन हो विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, ऐसे ट्रेड को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल इन अ कंट्री ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेल्थ. बिकॉज ऑफ दिस प्रोड्यूसर्स सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाए. उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइक्वल है बिकॉज ऑफ नेचुरल वेल्थ. पंजाब में जो है वो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इसी तरह से अलग अलग कंट्री के जो एग्रीकल्चरल उसके फैसिलिटीज़ होती है, अगर ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे जो है वीट या तो फिर कोई भी जो फूड है वो अच्छे से पक सके, ऐसी ज़मीन हर एक जगह पे नहीं होती. तो इसलिए नीड होती है कि अलग अलग जहाँ पे जो चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो अपने ही देश में अलग अलग जो है स्टेट उसमें भेजे. तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. नाउ इंटरनल ट्रेड का मीनिंग. इंटरनल ट्रेड मीन्स ट्रेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अपनी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. करेंसी, वेट, मेजरमेंट, ट्रेड प्रैक्टिस एंड लीगल मैटर्स आर कॉमन इन द इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में करेंसी यानी कि करेंसी का एक्सचेंज होता है, वेट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से, और लीगल मैटर्स जो है वो कॉमन है इंटरनल ट्रेड में. इट टेक्स लेस टाइम, रिस्क एंड लेस and contact between purchaser and seller can easily maintain due to easy transportation of goods in the internal trade. इस प्रोसेस में टाइम जो है वो कम है, रिस्क भी कम है, एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेसर एंड सेलर कैन बी इजीली मेंटेन. सेलर और परचेसर के बीच में जो है इजीली रिलेशन हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है. टू इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द इंटरनल ट्रेड. गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेसर एंड सेलर कैन ईजिली मेंटेन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाउ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इज गिवन. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के टोटल 4 जो पार्ट है उसमें क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री, सेकंड इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट, एंड फोर्थ इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. उसी तरह से जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, उसमें फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड है फॉरेन ट्रेड. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो है डायरेक्ट ट्रेड है और इनडायरेक्ट ट्रेड है. इनडायरेक्ट ट्रेड में भी सब पार्ट्स है यहाँ पे, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट के व्यू पॉइंट से क्रेडिट ट्रेड है और कैश ट्रेड है. और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्पॉट ट्रेड एंड फ्यूचर और फॉरवर्ड ट्रेड. ऐसे 4 अलग अलग व्यू पॉइंट के हिसाब से जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है. उसमें हम इस चैप्टर में बात करेंगे होलसेल और रिटेल ट्रेड के बारे में.
हमारा जो चैप्टर है वो सारा इसी पे बेस्ड है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड। इसके बारे में आगे हम डिटेल में स्टडी करें तो first we are going to learn about wholesale trade. Now let's start with the meaning. A trader purchases the goods in large quantity from the producers and sells the goods to the retailers as per requirement in small quantity is called wholesale trade. यहाँ पे ट्रेडर क्या करता है, प्रोड्यूसर के पास से डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है गुड्स की, और फिर वो क्या करता है, वो सेल करेगा रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में। सारे जो रिटेलर्स हैं मार्केट में उससे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वो सेल करेगा। इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड? A trader purchases the goods in large quantity from the producer and sells the goods to the retailer as per the requirement in small quantity is called wholesale trade. Thus, wholesaler is a connecting link between the producer and the retailer. Wholesaler जो है वो connecting link है between whom? Between producer and retailer. यहाँ पे आप देख रहे हो, फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस द गुड्स, सेकंड आता है होलसेलर हु परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, नेक्स्ट आता है रिटेलर हु परचेज द गुड्स फ्रॉम होलसेलर, एंड लास्ट में आता है कस्टमर हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर। तो ये पूरी जो चेन है मार्केट में, इसी चेन के हिसाब से सारे जो ट्रेड है वो होते हैं। प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर, होलसेलर के पास से रिटेलर एंड रिटेलर के पास से कस्टमर। इसीलिए होलसेलर को प्रोड्यूसर और रिटेलर के कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर के क्या क्या सर्विसेज होते हैं? सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर एंड सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ पे दो तरह के उसकी सर्विसेज होती है। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। उसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है उसमें ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पे जो है होलसेलर प्लेसेस ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूसर आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मेनी रिटेलर्स। यहाँ पे क्या करता है, प्रोड्यूसर को जो है होलसेलर किस तरह से काम आता है, जैसा कि हमने मीनिंग में देखा, होलसेलर सारे गुड्स की परचेज किसके पास से करेगा, प्रोड्यूसर के पास से। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेलर, वो रिटेलर के पास से सारे ऑर्डर लिख के लॉट में ऑर्डर देगा प्रोड्यूसर को कि मुझे इतने इतने रिटेलर्स को जो है वो सप्लाई करना है, तो उस हिसाब से मेरा ऑर्डर इतना बड़ा लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो ये सारे रिटेलर के पास से ऑर्डर लेकर पहुंचाता है प्रोड्यूसर्स को। दिस इज़ द फर्स्ट सर्विसेज विच गिवन बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। सेकंड इज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। Wholesaler obtains information from many retailers regarding demand of products, taste, preference, fashion, etc. होलसेलर क्या करता है, अब प्रोड्यूसर को तो ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता, कितनी प्रोडक्ट सेल होती है और किस हिसाब से प्रोडक्ट सेल होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर के पास से रहती है। क्योंकि होलसेलर के पास से रिटेलर जो है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से ही जो है गुड्स परचेस करेगा। तो जैसे कि प्रोडक्ट हो गई, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो गई, फिर उसका टेस्ट हो गया कस्टमर का, फिर प्रेफरेंसेस हो गए, फैशन के हिसाब से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होलसेलर किसको पहुंचाएगा, प्रोड्यूसर को। हेंस द प्रोड्यूसर बिकम अक्वेंटेड विद प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट एंड समटाइम्स सजेस्ट चेंजेस विद रेफरेंस टू गुड्स एज रिक्वायर्ड। तो इस हिसाब से प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन के बारे में, अगर जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उस हिसाब से उस प्रोडक्शन को, प्रोसेस को उस हिसाब से जो है वो रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन पहुँचाता है, प्रोड्यूसर तक, होलसेलर। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड स्टोर्स इन हिज ओन वेयर हाउस, हेंस द प्रोड्यूसर हैज़ नॉट टू स्टोर द गुड्स। यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस उतनी ही आइटम कर रहे हैं जनरली जितनी होलसेलर ने उनको ऑर्डर दी है। अब बड़े जो बल्क में होलसेलर प्रोड्यूसर के पास से गुड्स परचेस कर लेता है, तो जैसे ही गुड प्रोड्यूस हो गई तो तुरंत ही होलसेलर जो है वो परचेस करेगा और अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर करेगा।
तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है उनको स्टोर करने की जो है वो झंझट नहीं रहती। नेक्स्ट इज रिलीफ इन कैपिटल। Wholesaler many times makes the payment in advance before the purchase of goods, hence the producer gets reduction in capital। कई बार होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को एडवांस में पेमेंट कर देता है फॉर गुड्स, तो इसीलिए प्रोड्यूसर को जो है वो कैपिटल में क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, उनको ज़्यादा उनको कैपिटल अपने प्रोडक्शन में नहीं लगानी पड़ती, होलसेलर के पास से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ freedom from the risk. Wholesaler purchase the goods from the producer and stores in warehouse, so producer remains free from the risk of wastage, destruction of goods etc। जैसे कि मैंने अभी बोला कि गुड्स अगर प्रोड्यूस हो गए तो तुरंत वेयर हाउस में जो है होलसेलर अपने वेयर हाउस में उनको स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को उसको स्टोर करने की या तो उसका वेस्ट होने की या तो डैमेज होने की जो है उस रिस्क से मुक्ति मिलती है यहाँ पे। सो फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क, प्रोड्यूसर जो है वो रिस्क से फ्रीडम पा सकते हैं। तो ये थी सर्विसेज विच गिवन बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज टू ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। अब हमने अभी डिस्कस किया कि होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। अब इस पॉइंट में है होलसेलर रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। फर्स्ट इज गुड एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि wholesaler supply goods to the retailer in sufficient quantity whenever it is required, hence retailer has not to store the goods। यहाँ पे जब भी कभी रिक्वायरमेंट होगी रिटेलर्स को वो होलसेलर के पास से गुड्स मंगवा लेगा, इसीलिए जो है होलसेलर रिटेलर को यहाँ पे गुड्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ गुड्स ऑन क्रेडिट। होलसेलर कई बार जो है वो अपने रिटेलर्स को क्रेडिट पे भी गुड्स जो है वो सेल कर देता है, तो ये भी एक सर्विस मिलती है रिटेलर को। द होलसेलर सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर, हेंस दे कैन कैरी आउट मोर बिजनेस विथ लेस कैपिटल। इस तरह से रिटेलर जो है वो क्रेडिट के ऊपर से गुड्स लेकर ज़्यादातर बिजनेस कर सकते हैं कम कैपिटल के साथ। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। The retailer obtained the advantages of advertisement given by wholesaler and efforts of sales promotion, so it decrease advertisement expense of retailer। यहाँ पे ऑलरेडी होलसेलर जो है वो अपने गुड्स के बारे में जो है वो एडवर्टाइजमेंट दे देता है, तो उसी एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा किसको होता है, रिटेलर को। सो यहाँ पे रिटेलर को कोई भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज़ redressal of complaints। The retailer conveys the complaints to the producer through wholesaler received from the customer regarding goods, and thus wholesaler become helpful in its quick redressal। रिटेलर जो है वो कस्टमर की कंप्लेन को एक्सेप्ट करता है और कंप्लेन टू द प्रोड्यूसर थ्रू होलसेलर। यहाँ पे फिर क्या करता है, होलसेलर के थ्रू प्रोड्यूसर को जो है वो कंप्लेन पहुँचाता है, और जो उसका कस्टमर है जिन्होंने कंप्लेन की है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो है वो होलसेलर जो है हेल्पफुल होता है। रीड्रेसल मतलब कंपेंसेशन देना। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। द होलसेलर गिव्स फ्रीडम टू रिटेलर फ्रॉम द रिस्क सच एज वेस्टेज, लॉस टू गुड्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस एक्सेट्रा बिकॉज द होलसेलर स्टोर्स द गुड्स। जैसे कि होलसेलर जो है वो सारे गुड्स को स्टोर करता है और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर ही प्रोवाइड द गुड्स, देन रिटेलर जो है उनको कोई भी गोडाउन में स्टोर नहीं करने पड़ते गुड्स, जब रिक्वायरमेंट हो तब होलसेलर के पास से वो मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वेस्टेज होने का या तो फिर गुड्स के खो जाने का, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होने का रिस्क जो है वो रिटेलर को नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ गाइडेंस। होलसेलर गिव्स द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द रिटेलर, particularly he gives the guidance regarding price of goods, its use and sale। जनरली जो होलसेलर है वो मार्केट का जो है वो जानकार होता है, यानी कि मार्केट के बारे में सारी नॉलेज उसको होती है, तो वो अपनी नॉलेज किसके साथ शेयर करेगा, रिटेलर के साथ। पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में, प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, सेल कैसे इंक्रीज़ करना है उसके बारे में गाइडेंस जो है वो होलसेलर रिटेलर को देता है। तो ये सारे सर्विसेज थी जो कि होलसेलर देता है रिटेलर को। इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए जितना सीखा है उसको घर पे ज़रूर रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए